Hello students, now we come to the NCERT solutions for the chapter Conservation of Plants and Animals. So question number 1 here is fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called a sanctuary or wildlife sanctuary. Species found only in a particular area known as endemic species. Migratory birds fly to far away places because of डैश चेंजेस. तो यहाँ पर कौन से चेंजेस आएंगे? क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही माइग्रेशन होता है. इसको मैं और भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, और वहाँ पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ को बैन किया जाता है. नेक्स्ट वाज एंडेमिक स्पीसीज़. ऐसी स्पीसीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज़. वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या किसी सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती हैं. इसके एग्जाम्पल हैं साल, वाइल्ड मैंगो, बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल. ये सारी जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलती हैं. नेक्स्ट फिलअप जो था वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से माइग्रेशन होता है. तो इसमें बर्ड्स माइग्रेट करती हैं जैसे एक जगह से दूसरी जगह, और जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो वो दोबारा अपने हैबिटेट की तरफ मूव करने लगती हैं, और इस बीच में वो अपने एग्स भी ले करती हैं. नंबर 2 इज़ compare and contrast the following. First is wildlife sanctuary and biosphere reserve. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंसेस हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व. तो यहाँ पर दोनों में हम देखते हैं कि पहले में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट किया जाता है, और बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वहाँ पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग ये सभी एक्टिविटीज़ बैन होती हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग प्रोहिबिटेड होती हैं, बट ट्राइबल ग्रुप्स स्टिल एग्जिस्ट इन दीज रिजर्व्स. अब यहाँ पर ट्राइबल पीपल भी रहते हैं. अब ट्राइबल पीपल रहते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ बैन होने के बाद भी कभी ना कभी यहाँ पर हंटिंग या कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए वो इनका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट इन इंडिया, और बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. सेकेंड इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में डिफरेंस. एनिमल्स लिव एन आर्टिफिशियली मेड कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर जब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, स्पेशली in the cages, that is called zoo, whereas animals are conserved in their natural habitat in case of wildlife sanctuary. Zoo में the animals are open for public view. पब्लिक व्यू के लिए इनको ओपन रखा जाता है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनएक्सेसिबल टू पब्लिक. ये ज़रूरी नहीं है कि ये पब्लिक के एक्सेस में हो इन केस ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एनिमल्स और प्लांट्स, इसमें दोनों हो सकते हैं. तो एनिमल्स दैट आर प्रोन टू एक्सटिंक्शन वो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, डिसअपियर होने वाली हैं हमारे अर्थ से, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं. जबकि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट या डिसअपियर हो चुकी हैं अर्थ से. नंबर ऑफ दीज एनिमल्स आर ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग. अब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वही होंगे जिनका जो नंबर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है. एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का नंबर जो है वो पहले से ही रिड्यूस था, तो वो नील होता है अर्थ के ऊपर. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट मेक्स अ स्पीसीज़ एंडेंजर्ड. जब किसी एनिमल और प्लांट की जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होती है तो वो एंडेंजर्ड हो जाती है वो स्पीसीज़. एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ होती हैं. द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ कैन बी ड्यू टू पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन टू invasive species such as new predators,
एंड फूड कम्पिटिटर्स, ओवर हंटिंग एंड अदर इन्फ्लुएंसेस। एक्सटिंक्ट होने के रीजंस होते हैं पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना, या फिर कोई नई स्पीसीज आ जाना जो कि पुरानी स्पीसीज़ के ऊपर हंट करता हो। तो इस तरीके की सारी कॉन्सिक्वेंसेस इनके होते हैं। इसी तरीके से जो स्मॉलर एनिमल्स हैं मोर एंडेंजर्ड हैं लार्जर एनिमल्स से। एग्जाम्पल है इसके टाइगर एंड वाइल्ड बफेलो। एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो होते हैं, लार्ज एनिमल्स आर मोर एक्सटिंक्ट देन स्मॉल एनिमल्स। लार्जर एनिमल्स के केस में एक्सटिंक्शन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल है इसका डायनासोर। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा is the plants of a particular area, whereas fauna are the animals of a particular area. Plantation and cultivation are avoided to conserve flora. किसी प्लेस की जो फ्लोरा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर प्लांटेशन और कल्टिवेशन को अवॉइड करना होगा, और फौना को प्रिजर्व करने के लिए, एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए पोचिंग और हंटिंग को रोकना होगा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फ्लोरा एंड फौना। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो फ्लोरा इज़ अ प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जो भी प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलते हैं दैट इज़ द फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस। सिमिलरली एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फौना। प्लांटेशन एंड कल्टिवेशन आर अवॉइडेड टू कंजर्व फ्लोरा। अगर हमें फ्लोरा को प्रोटेक्ट करना है, किसी प्लेस की फ्लोरा को कंजर्व करना है, तो उसके लिए प्लांटेशन और कल्टिवेशन को अवॉइड करना होगा। इसी तरीके से फौना को अगर कंजर्व करना है तो पोचिंग और हंटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन करना होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? तो एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। दिस अफेक्ट द पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दैट रीजन। तो इससे क्या होगा, इनका नेचुरल हैबिटेट जब खत्म हो जाएगा तो इनके नंबर्स डिक्लाइन होंगे और ये ह्यूमन बींग्स की जो लोकेलिटीज़ हैं उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो CO2 क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड द रनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर अर्थ का, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और डिक्रीज होगा ग्राउंड वाटर लेवल, इम्बैलेंस इन नेचर एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा रेनफॉल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और डिस्टर्बेड वाटर साइकिल हो जाएगी। सभी चीज़ों में इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। विलेजेस के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन ऑल्टर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब डिफॉरेस्टेशन जब भी होता है तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ उससे ख़राब होती हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द टॉप सॉइल। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल इज more prone to soil erosion, which result in exposure of lower hard rocky layers. This layer is almost unfertile, turning once fertile land into a desert. अब डिफॉरेस्टेशन जब होता रहेगा और सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होगी तो रॉकी लेयर्स एक्सपोज हो जाएंगी और अनफर्टाइल हो जाएगी लैंड, और जो लैंड है धीरे धीरे वो डेजर्ट में चेंज होने लगेगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज़। तो सिटीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन होने से? पहला तो होगा कि मोर प्रोन टू नेचुरल कैलामिटीज़। यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा आएंगी, जैसे कि फ्लड्स है, ड्राउट्स हैं। इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। हाई रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन हो जाएगा और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर अफेक्ट द वाटर साइकिल। तो इससे ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ पर? सिटीज़ के अंदर। नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सॉइल इरोजन होगा और वाटर साइकिल भी इससे अफेक्ट होगी। ई पार्ट इज इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होगा? डिक्लाइन इन नंबर ऑफ फॉरेस्ट। नंबर ऑफ फॉरेस्ट कम होंगे, इम्बैलेंस इन इकोलॉजी, पूरा जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर। इन दोनों गैसेस का जो बैलेंस है वो भी डिसबैलेंस होगा, रिड्यूस रेनफॉल हो जाएगा, डिस्टर्बेड वाटर साइकिल और डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर साइकिल। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ऑन द
Next generation. Next generation effect of deforestation. The next generation will be deforestation alter our environmental conditions and causes global warming, soil erosion, greenhouse effect, droughts, floods and many other global problems. So सारी जो environmental problems हैं इसी की वजह से arise होंगी. Next question is what will happen if we go on cutting trees? तो अगर हम trees को cut करते रहेंगे तो क्या होगा? The answer is if we go on cutting trees, then there will be imbalance in ecology, affect biodiversity, increase in temperature leading to global warming and disrupt water cycle, increase risk of soil erosion, desertification and natural calamities. So let's discuss these one by one. तो सबसे पहले अगर हम trees को cut करते रहेंगे तो इकोलॉजी के अंदर जो भी बैलेंस है नेचर का वो सारा बिगड़ जाएगा. फिर बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, जो भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सब अफेक्ट होंगे इससे, क्योंकि उनका नंबर जो है वो डिक्लाइन होगा. इसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी और इंक्रीज रिस्क होगा सॉइल इरोजन, डेजर्ट्स बनने का और नेचुरल कैलामिटीज़ का. नेक्स्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड. अगर एक एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाए तो क्या होगा? Habitat provide food, shelter and comfortable environment for animal to thrive. When a habitat is disturbed or destroyed, the resident animal is forced to leave the environment and enter a new habitat. This might end up dangerous to animals, thereby disrupting the biodiversity. तो क्या होगा कि अगर एनिमल का हम हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं तो उसका फूड, शेल्टर और जो कंफर्टेबली जैसे वो रहता था वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन उसमें आ सकती है, वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स इस वजह से, इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से दे कैन ऑल्सो बी डेड और देयर मे बी अदर थ्रेट्स टू देम. नेक्स्ट इज़ द टॉप लेयर इज़ एक्सपोज्ड. अगर सॉइल की टॉप लेयर एक्सपोज हो जाएगी तो क्या होगा? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल इज़ मोर प्रोन टू सॉइल इरोजन. तो क्योंकि अब जो ट्रीज़ हैं वो हैं नहीं और वो उनकी जो रूट्स एंकर करती थी सॉइल को वो नहीं है, तो इसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो इजीली एक्सपोज हो जाएगी सॉइल इरोजन के लिए और नीचे की जो लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी ऊपर और वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा. तो डेजर्टिफिकेशन एक तरीके से होने लग जाएगा लैंड का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफ. वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? So what is biodiversity? Biodiversity refers to variety of plants, animals and microbes in an area. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जितनी वैरायटी के प्लांट्स, एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं नेचर में वो सब बायोडाइवर्सिटी है. All these organisms depend on each other for their survival. Destruction in the habitat of one of them will leave its impact on the other, creating an imbalance in nature. Hence, it is important to conserve biodiversity. अब इनमें से अगर हम किसी एक को भी हार्म करेंगे तो सबका जो बैलेंस है जो नेचर में फूड चेन्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, जैसे कहीं पर कोई ट्राइबल पीपल रहते हैं तो वो ट्रेडिशनल लाइफ अपनी जीते रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर और वो फॉरेस्ट से अपने फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करते हैं. दे यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एट टाइम्स किल एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड टू मीट देयर डेली नीड्स. अब जब वो फॉरेस्ट से अपने प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं अपने लिए तो उस टाइम पर कई बार वो एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं या कर देते हैं. दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ़ एनिमल्स इन द एरिया एंड थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो इसकी वजह से इनकी हंटिंग हो जाती है कई बार और इनका नंबर जो है वो डिक्लाइन होता है. Next is tribals in jungle. Tribals depend on the jungle to meet their daily needs. Tribal people depend on the forest for their daily requirements, like it may be wood, it may be uh, fuel, it may be some forest products like honey or some medicinal plants, etc. The jungle provides shelter, food and medicine to them. नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या है? मेनली एक्वायरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. वहाँ पर अगर कुछ
ग्रो करना है, कोई क्रॉप लगाना है, उसके लिए लैंड को यूज़ करना, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कॉज होता है। कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन फॉरेस्ट एरिया, कोई बिल्डिंग अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाती है तभी भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। ओवर कंजम्पशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग वुड एज फ्यूल, अगर वुड का यूज़ करते रहेंगे तभी भी। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? एक तो होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in level of carbon dioxide leading to global warming, decrease in groundwater level, imbalance in nature, reduced soil fertility, decrease in rainfall and disrupted water cycle। तो ये सारे points हम discuss कर चुके हैं। Next is Red Data Book. Red Data Book is the record of endangered animals and plant species. It is maintained by the IUCN. IUCN की full form यहाँ पर दी है, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Moving on to the next part, it is migration. Migration क्या होता है? The movement of organisms or a group of organisms from one place to another at a particular time of the year is called migration. Organisms migrate when the environment becomes inhabitable and affects breeding. तो माइग्रेशन क्या होता है? मास मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और वो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जब क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हो जाती हैं अगेन, तो वो वापस अपने हैबिटेट में आ जाता है। Question number 6 is, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelters, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such products? Discuss and prepare a brief report. Question number 6 is, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. Increasing demand of human population don't justify cutting down of trees. Reduction in the number of trees has the following consequences. अब क्या consequences होंगे इसके? कि ट्रीज़ मेंटेन करती हैं बैलेंस को, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती हैं ट्रीज़, बट डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 इंक्रीज़ हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, और इसकी वजह से होगी ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर will lead to global warming, disrupted water cycle, reduced rainfall and drought। तो ये सारी चीज़ें इससे होंगी। Deforestation alters the properties of soil, soil properties को भी alter करता है। Roots of trees hold the topsoil. Due to deforestation, nutrient rich topsoil is more prone to soil erosion, which result in exposure of lower hard rocky layers. This layer is almost unfertile, और इस लेयर के एक्सपोज होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. Green wealth यानी कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके सॉल्यूशंस में आएगा कि planting more trees, raising awareness about deforestation among adults and children, and maintaining trees and plants in the area by regularly watering them. Explain how deforestation leads to reduced rainfall. डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कैसे रिड्यूस होता है? डिफॉरेस्टेशन इज द एक्शन ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. Trees plays vital role in maintaining balance of carbon dioxide and oxygen in atmosphere. Reduction in the number of trees directly affect level of CO2 in the air. तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ट्रीज़ कट होंगी तो CO2 लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। CO2 is a greenhouse gas which absorb and retain heat radiations in the atmosphere causing global warming. Increase in average temperature of atmosphere affect the water cycle. अब जब CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वाटर साइकिल भी इससे अफेक्ट होगी। अब जब वाटर साइकिल अफेक्ट होगी तो रेनफॉल का पैटर्न भी अफेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी रेनफॉल। दिस डिक्लाइन इन रेनफॉल माइट कॉज ड्राउट, कभी कभी इस डिक्लाइन की वजह से ड्राउट भी हो सकता है।
Find out about national parks in your state. Identify and show their location on the outline map of India. तो नेशनल पार्क्स यहाँ पर आपको शो करने हैं अपने एरिया के। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताना है आपको। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की यहाँ पर जो सिचुएशन दी है वो सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल में। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क है और गंगोत्री नेशनल पार्क है यहाँ पर। Why should the paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. Paper is recycled to reduce the impact of paper industry over the environment. Paper can be recycled about 5 to 7 times in total, which saves load of energy and water required in the production of paper. Data claims that around 17 full-grown trees are required to make 1 ton of paper. तो 1 ton पेपर बनाने के लिए एटलीस्ट 17 ट्रीज़ का यूज़ होता है। तो रिसाइकलिंग करने से हम इस वेस्टेज को रोक सकते हैं और पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स। वेज टू सेव पेपर। अब सेव कैसे कर सकते हैं पेपर को? रिसाइकिल करके। Recycling paper, using both sides of paper, raising awareness of saving paper, using paper intelligently. यूजलेसली पेपर को कट करना, टीयर करना या फेंकना, उसको मिसयूज़ करना, इसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द वर्ड पजल। तो यहाँ पर क्लूज गिवन है। स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं? उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज इज द रेड डेटा बुक। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी ड्राउट। स्पीसीज विच हैव वैनिश्ड, extinct species. Species found only in a particular habitat, endemic species. Variety of plant, animal and microorganisms found in an area, biodiversity. तो इसके सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉसवर्ड पजल में। तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। सो विद दिस क्वेश्चन वी come to the end of the chapter.